शुरुआत करते हैं फिर से। नीचे ना सर के पास जाना है और सर से कंफर्म करना है कि कल मॉडल पेपर है या नहीं है। मॉडल पेपर हाँ सर से पूछना है, सर से पास स्टार्ट करें वापस। सो कल आप लोगों ने पूरा एंजॉयमेंट किया, खूब सारा मोटिवेशन आपको मिला और उसी मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। आपके आने वाले एग्जाम ESIC एडमिट कार्ड जो है रिलीज हो चुका है और आई थिंक सबको जोधपुर मिला होगा, जिन्होंने यहाँ पे पुट किया है और बाहर किया होगा तो उनको बाहर मिला होगा। यस हाँ, माई सेंटर इज नॉट इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रातानाडा। अरे साइलेंट हो जाओ, साइलेंट हो जाओ। रातानाडा ओल्ड पटेल नगर में स्कूल है, वहां पे है और मेरा सेंटर वहां होने से आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोंट वरी, आपका रिजल्ट आपका ही मेहनत जो है वो दिखाएगा। सो हाँ बिल्कुल सब डोंट वरी, सब कुछ करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, कंटिन्यू करेंगे। पढ़ाई किया आप लोगों ने डे बिफोर यस्टरडे? नहीं किया? फिर समझ में कुछ आया नहीं होगा उस दिन का। सो लास्ट क्लास में हमने ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा था, याद है? ये पता नहीं क्या आ रहा है। सो लास्ट क्लास में हमने ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा था। ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू जो आता है, डिस्कवरी के लिए जाने जाने वाला पर्सन, द नेम इज कार्ल लैंडस्टेनर। 1901 जो आपका एबीओ था, एंड 1940 जहां पे उन्होंने आरएच ग्रुपिंग डिस्कवर किया था। दो टाइप के ब्लड ग्रुपिंग किए इन्होंने, दो टाइप के ब्लड ग्रुपिंग दिए थे, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच ग्रुपिंग। दोनों ग्रुपिंग की बात करें तो दोनों का जो डिटरमिनेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। किसके बेसिस पे? एंटीजन के बेसिस पे। दिस एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, सरफेस ऑफ आरबीसी। दिस इज द आरबीसी, एक आरबीसी है, and on this surface of this RBC there is an antigen which is named by antigen A. On the surface of this RBC, the antigen which is named by antigen A. The blood group of this person is A blood group. RBC के surface पे जो antigen होगा वही उसका क्या होगा? Blood group होगा. One another person, this is the second RBC of the other person, and on this surface of RBC there is other antigen which is B antigen. Now this person has blood group B. One more RBC from another person, and on this surface of RBC here A antigen and B antigen both are present on the surface of RBC. This is known as AB. And one more type of blood, on in this type of RBC there is no antigen present on the surface of this RBC. No either A or nor B, दोनों ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? कोई जब एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप हो गया O. So these are the four possible ABO system blood group, A, B, AB and O. Clear ये चार? इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? Now इसके बाद हमने बात किया, these are the antigen which is also known as, antigens are also known as agglutinogen. These are also known as agglutinogen. तो antigen और agglutinogen both are same. Clear यहाँ तक? Next, the types of antigen which is present on the surface of RBC which is responsible for the determination of blood group. Just opposite antibody, just opposite antibody present in the plasma of that person. उस person के प्लाज्मा में उसका क्या होगा? अपोजिट एंटीबॉडी। तो अपोजिट एंटीबॉडी एंटीजन कितने? दो ही है। कौन सा? A एंड B। अपोजिट एंटीबॉडी इसका B है और इसका A है। दिस इज द अपोजिट एंटीबॉडी। सो इन एंटीजन A द अपोजिट एंटीबॉडी इज B। सो यहाँ पे कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा? B। एंड इन एंटीजन B एंटीबॉडी A। सो दीज आर द एंटीबॉडी एंड दीज आर द एंटीजन। In case of this RBC, there are two, यहाँ पे एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। इन दैट सिचुएशन इफ एंटीबॉडी ए एंड बी बोथ आर अगर इसमें प्रेजेंट होगी प्लाज्मा में, तो दोनों में क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो फिर हेमोलाइसिस होगा। इस वजह से देयर इज नो एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन ए बी ब्लड ग्रुप। सो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। एंड इन दिस सिचुएशन नो एंटीजन, एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी पॉसिबल है। सो हियर द एंटीबॉडी ए एंड बी बोथ आर प्रेजेंट। सो दीज आर द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज व्हिच इज प्रेजेंट इन ए पर्सन ब्लड, और उसका ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग जो हम बात कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट नहीं इसमें? दिस इज द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो हमने बात किया था। हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात किया था। जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हम पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं, पैक्ड रेड ब्लड सेल। वी आर नॉट ट्रांसफ्यूजिंग एज ए होल ब्लड। Should clear the concept. If you are transfusing whole blood, if you are transfusing whole blood, then you should transfuse the blood to the same blood group person only. अगर आप whole blood दे रहे हैं तो उसी पर्सन को दिया जा सकता है जिसका ब्लड ग्रुप सेम है। ए ब्लड ग्रुप जो पर्सन है उसको सिर्फ होल ब्लड जो है ए वाले से ही दिया जा सकता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से, नेगेटिव है तो ठीक है वो पॉजिटिव ले सकता है, लेकिन सेम ब्लड ग्रुप वाला ही पर्सन यहाँ पे दे सकता है। ये याद रहेगा। बट इन करंट टाइम, इन करंट सिचुएशन, वी आर मोस्टली 99% वी आर प्रोवाइडिंग the segment, different segment blood के RBC, WBC, platelet, plasma, everything in separate part available है। So we are giving
Which one? PRBC, packed red blood cell. So if you are giving PRBC to the person, it means you are only giving antigen or antibody. आप सिर्फ रेड ब्लड सेल दे रहे तो क्या दे रहे हैं? एंटीजन, क्योंकि एंटीबॉडी क्या होता है? प्लाज्मा में, और प्लाज्मा वाला तो हम दे नहीं रहे. सो वी आर ओनली गिविंग एन एंटीजन टू द पर्सन. अब हम देखते हैं कि किसका ब्लड किसको दे सकते हैं, जो हमने पहले भी बात किया था. जैसे ए है, बी है, ए बी और ओ, ये ब्लड ग्रुप है. ए वाला ब्लड जो है दूसरे किस पर्सन को दे सकते हैं? तो पहला तो जिसको सेम दे सकते हैं हम. यस, नहीं सेम ए वाला ब्लड किसको दिया जा सकता है? ए को तो दे ही सकते हैं भाई. ए को देने में क्या प्रॉब्लम है? वो तो उसी का है, अपना ही है, सेम ग्रुप का है. दूसरा, जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हम पढ़ते हैं तो ये रिएक्शन कभी भी इस अपोजिट को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल. दिस इज द रेसिप्रोकल एंटीबॉडीज. सो रेसिप्रोकल एंटीबॉडीज में कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा. लेकिन अगर आपने ए एंटीजन, ये एंटीजन है, और इसके साथ में ए एंटीबॉडी को मिक्स कर दिया, तो इन दोनों में क्या हो जाएगी? फाइट हो जाएगी और दोनों एक दूसरे को किल कर देंगे. सो कभी भी सेम टाइप का एंटीजन और एंटीबॉडी पॉसिबल ब्लड में मिक्स नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है. तो यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है जब आप ए का ब्लड ए को देंगे. लेकिन जब ए का ब्लड हम बी को देंगे, अगर आप ए का ब्लड, ओके पहले ए वाले में हम कंफर्म करते हैं. ए में एंटीजन क्या है? ए, ए में एंटीजन क्या है? ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जिसमें ए एंटीजन होगा, और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी. नाउ अब आपने इस पर्सन को कौन सा ब्लड दिया? बी वाला दिया. बी के अंदर एंटीजन कौन सा होता है? बी, और एंटीबॉडी ए. अगर ये बी वाला ब्लड ए को दिया तो उसमें क्या पॉसिबल होगा कि ये जो एंटीबॉडी ए है वो इस एंटीजन के साथ जाकर रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कोज करेगी. इसलिए हम इसका ब्लड इसको ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते. और सेम ए बी वाले में भी यही पॉसिबल प्रॉब्लम होगा, ये भी दे सकते हैं. लेकिन ओ के अंदर जाते हैं तो ओ के अंदर किसी तरह का कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं. सो ए वाला किसको दिया जा सकता है? ए एंड ओ ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं. बी की बात करेंगे तो बी वाला भी किसके लिए होगा? सेम बी वाले को दे सकते हैं, और उसके साथ में ओ को दे सकते हैं. जब हम ए बी की बात करेंगे, ए बी हमने कल लास्ट क्लास में लिखा भी था, यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट. सो ए बी की अगर हम बात करें तो क्या है? ए बी इज ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट. व्हाई इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट? बिकॉज़ ए बी की बात करें तो इसमें एंटीजन कौन कौन सा है? ए एंड बी. और एंटीबॉडी एब्सेंट, एंटीबॉडी है ही नहीं. यस. अब आपने इसको किसी भी पर्सन का, जैसे हमने बात किया ए का ब्लड दिया इसको, लेकिन इसके अंदर ए वाला ब्लड देंगे तो इसके अंदर एंटीजन कौन सा है? ए. एंटीबॉडी तो जाएगा नहीं, प्लाज्मा में रहेगा. जाएगा क्या? सिर्फ भाई ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड इसको दे रहे हैं तो उसके ब्लड बे के अंदर सिर्फ क्या है? एंटीजन है, एंटीबॉडी तो है नहीं. सो क्या जाएगा? ए. ए एंटीजन तो इसके पास पहले से ही था. एंटीजन एंटीजन रिएक्ट नहीं करेंगे. रिएक्शन कौन करेगा? एंटीजन एंटीबॉडी. तो ए वाला दे सकते हैं. बी वाला देंगे तो बी वो भी एंटीजन एंटीजन रिएक्ट नहीं करेगा, तो बी वाला भी दे सकते हैं. और ए बी वाला तो दे सकते हैं. और ओ में कोई इशू है नहीं, ये तो क्या यूनिवर्सल डोनर है. और रिसीव करने की बात है तो सिर्फ किससे ले सकता है? ओ से. बाकी के अंदर एंटीबॉडी एंटीजन्स होते हैं और वो इसके एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. सो दिस इज होल brief revision about the ABO blood grouping. Clear यहाँ तक? Next, on the surface of these RBC, on the surface of these RBC, one more antigen which is found later on in the 1940 by the Carl Landsteiner, and that antigen is known as antigen D. नाम क्या दिया उसको? Antigen D, which is related to RH. RH क्यों बोला उसको? Rhesus monkey से वो डिस्कवर हुआ था, इसलिए उसका नाम क्या रखा? RH. So antigen D, if the antigen D is present on the surface of RBC, this will be termed as positive. And if the antigen D is not present on the surface of RBC, it will be termed as negative. If antigen D present here, then it will be positive. If antigen D present here, then it will also be positive. And if antigen D is absent, then it is known as RH negative. So this is RH grouping. जो हमने पढ़ा सिंपल सा है. If the antigen D is present on the surface of RBC, it will be positive, and if it is not present on the surface of RBC, it will be negative as a blood group. हमने ये भी बात किया था, पॉजिटिव का ब्लड किसको दे सकते हैं, नेगेटिव का ब्लड किसको दे सकते हैं. सो पॉजिटिव ब्लड ओनली गिवन टू पॉजिटिव, बिकॉज एंटी डी, जो हम डी एंटीजन की बात कर रहे हैं, एंटीजन डी की बात कर रहे हैं, वो इसमें प्रेजेंट है. और अगर आप इस पॉजिटिव ब्लड को नेगेटिव में देंगे तो उसके अंदर उसका अगेंस्ट वाला एंटीबॉडीज बन जाएगा और अगली बार वो हेमोलाइसिस करेगा. इसलिए नेगेटिव को हम ये नहीं दे सकते. नेगेटिव वाला ब्लड हम नेगेटिव को तो दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन डी प्रेजेंट नहीं है. सो इसको देने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एक और सिचुएशन हमें लिखी थी कि द पॉजिटिव ब्लड कैन बी गिवन टू द नेगेटिव पर्सन वंस इन अ लाइफ. एक बार लाइफ में दिया जा सकता है. अगर आपने पहली बार दिया, जैसे ही वो बॉडी में जाएगा, बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी? एंटीबॉडी, एंटीडी जिसको हमने नाम दिया था, और वो एंटीडी बिल्कुल तैयार रहेगी. नेक्स्ट टाइम कोई भी ब्लड आएगा जो पॉजिटिव होगा उसको क्या कर देगी? किल कर देगी. इसलिए हम नेगेटिव वाले को पॉजिटिव ब्लड लाइफ में एक बार दे सकते हैं. क्लियर? ये एक और कंडीशन थी जो आई थिंक हमने उस दिन डिस्कस नहीं करा था, जीनोम. जीनोम जानते हो? जीनोम जेनेटिक्स. एबीओ जो ब्लड ग्रुपिंग है, ये कैसे डिटरमाइन होता है? आपके आने वाली जो ऑफस्प्रिंग है उसमें क्या जो आपका ब्लड ग्रुपिंग हो सकता है, पॉसिबल ब्लड ग्रुपिंग, वो कैसे? लिखने के लिए कुछ नहीं है, आपको समझना है जस्ट वो कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है. सो अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास एंटीजन की बात करें तो कितने एंटीजन है? दो एंटीजन है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी. ओ तो जीरो है, इट इज नथिंग, जीरो, कुछ है नहीं. तो जीनोम की बात करें, जीनोम की बात करें तो पॉसिबल जीनोम जो हो सकता है वो ए और बी, दो कंडीशन हमारे पास है. ए की बात करें तो ए के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी? ओके, पहले इनको मैं क्लियर कर देता हूं दोनों को. इसमें दो कंडीशन है, एक है ए बी और एक है ओ. ऑलवेज रिमेंबर, ए बी इज द डोमिनेंट. ए बी इज ऑलवेज डोमिनेंट. डोमिनेंट का मतलब लाइक मैं बोलूं कि ये पर्सन जो है इस क्लास में सबसे ज्यादा डोमिनेंट पर्सन है, उसका मतलब डोमिनेंट मींस जिसका सबसे ज्यादा पावर उस क्लास में, इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा कर सकता है, वो है डोमिनेंट पर्सन. जिसकी सबसे ज्यादा चलती है वो डोमिनेंट है, डोमिनेंसी. और एक होता है दूसरा हमारे यहाँ पाएगा ओ. ये कौन सा है? तो इसको बोलेंगे हम रिसेसिव. अब
डोमिनेंट के पास इतना पावर होता है, डोमिनेंट पर्सन इज है, आगे मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू इन जेनेटिक्स आल्सो एंड इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस ऑल द डोमिनेंट एंड रिसेसिव थिंग्स एंड ऑल द पैटर्न व्हिच इज प्रेजेंट इन इनहेरिटेंस, जो पैटर्न्स है आई विल डिस्कस इन डिटेल। अभी करंटली याद रखें डोमिनेंट पैटर्न, this is a very powerful things, dominant genes are very powerful genes and a single gene is able to show their presence, वो एक पर्सन या एक सिंगल जीन भी इनफ है अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, वो इतना पावरफुल है कि वो अकेला ही बहुत है। सो डोमिनेंट जीन कौन कौन से हमारे पास, ए और बी, एंड रिसेसिव कौन सा है, ओ। इन केस ऑफ ओ, अगर आपको इसको दिखाना है, इसको अपना पावर दिखाना है, तो फिर इसको अपने साथ एक और लाना पड़ेगा सेम वाला, ओ के साथ दूसरा ओ लाना पड़ेगा, तब जाके दो होंगे, और दो मिलके क्या दिखा सकते हैं, ये अपना पावर दिखा सकते हैं। बट सिंगल ए और द सिंगल बी आर इनफ टू शो देयर पावर, वी कैन से, अभी मैं बनाऊंगा यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो एक का पॉसिबल है वो क्या क्या हो सकता है, तो ए के साथ या तो ए हो सकता है, हमेशा जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, सिंगल होते हैं या पेयर होता है, पेयर्ड होते हैं। सो इन ब्लड ग्रुपिंग ए के साथ क्या हो सकता है, ए हो सकता है, या फिर ए के साथ ओ हो सकता है, यही पॉसिबल है, यस और नो। बी में भी क्या हो सकता है, या तो बी भी हो सकता है या फिर बी ओ हो सकता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे इस पे ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, यहाँ पे तो बोथ आर डोमिनेंट और ए ही होगा, अदर तो पॉसिबल नहीं है, दोनों डोमिनेंट जीन अपना पावर दिखाएंगे। हियर वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव, पावर किसका होगा, डोमिनेंट जीन का, डोमिनेंट जीन इज ए, सो यहाँ भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, सेम इधर बी एंड इधर भी बी। अगर आपके पर्सन में कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ है, वो कब पॉसिबल है, तो ओ के अंदर कब पॉसिबल हो सकता है, व्हेन ओ एंड ओ बोथ विल कंबाइन विद ईच अदर, दे विल शो द विच ग्रुप ओ। क्लियर। अब हम इसमें इनहेरिटेंस को मैं बनाता हूं यहाँ पे कैसे होता है, लाइक दिस इज द मदर एंड फादर की हम बात कर रहे हैं, सो दिस इज द फादर, ये जेनेटिक्स जानते हो आप लोग, ऐसे बनाते क्या होते हैं, दिस इज द फादर एंड दिस इज द मदर, मेल नहीं मदर, हाँ। So this is the father and this is the mother. Like in father, the blood group which is known as A. हम मान लेते हैं A blood group. Should use a different color. So this is the A blood group and in this person or in the genetics of this person, the genome is the AO type. Genome कौन से टाइप का है? AO टाइप का है. And in mother, the blood group is O. Mother का blood group कौन सा है? O है. O का है तो उसका genome क्या होगा? Blood group O है तो कौन सा genome होगा? O and O डबल होगा तभी तो पॉसिबल है. So यहाँ पे क्या होगा? O. According to the Mendel inheritance rule पढ़ा होगा आप लोगों ने. So हम इसको बनाते हैं उसके according. And then देखते हैं कौन सा possibility possible है. So this is the first A which will combine with the first O. Wait. This is the first A which will combine with the second O. These all are according to the Mendel, not according to me. This is next one, and the next one is. So these are the four possible results in the next upcoming generation or the next offspring. The first child, this is the first child having the chances for having A O. This is the possible blood group is A O. Next A again O. Then it is O and O, and here the O and O. These are the genome which may be present in the next offspring. अगले बच्चों में genome present हो सकता है. According to the genome condition, if we determine the blood group, here the blood group is A, here is. So the chances of the blood group is equal 50-50% because father is A blood group and mother is O blood group. So in the next offspring or the next generation will have the 50-50% is to have the A blood group or to have the O blood group. Clear? निकाल सकते हैं, किसी का भी जेनेटिक्स का दे दिया, ये तो बना सकते हैं आप इजीली, यस और नो। चलें मूव करें आगे, ये कुछ आता है बनाने की जरूरत नहीं है, अरे ये तो आता है, बता दें। हाँ मूव करें। यस क्लियर, ये मूव करें, देख लिया, हटा दें। The next is hemoglobin types. I think किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था एक लास्ट क्लास के अंदर, तो देयर आर वेरियस वी कैन से टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन व्हिच इज प्रेजेंट, जो हम देखेंगे यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं, बात करते हैं। सो इन हीमोग्लोबिन की बात करें, द फर्स्ट जो स्टार्ट होता है लाइफ, वो स्टार्ट होता है, आई विल स्टार्ट विद एन एम्ब्रियो। फर्स्ट क्या होता है, एम्ब्रियो। सो इन एम्ब्रियो द टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन व्हिच इज प्रेजेंट दैट इज हीमोग्लोबिन ई, ई फॉर एम्ब्रियो, याद रहेगा। द नेक्स्ट इज fetal life, fetus, and in fetus the hemoglobin type is F, and then fetus के बाद आ जाता है चाइल्ड और एडल्ट जो होते हैं उनमें सेम होता है, and that will be hemoglobin A. In some individuals, the hemoglobin A2 is also present in adult. Adult में दो टाइप हो सकता है, hemoglobin A and hemoglobin A2. So these are the normal types of hemoglobin. Some variation due to disease condition also present, like in case of sickle cell anemia. The types of hemoglobin is S, hemoglobin S. In methamoglobin, अभी मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा, methamoglobin. The types of hemoglobin is M, hemoglobin M. And in some cases, hemoglobin which having the higher affinity to oxygen. नॉर्मली हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन 4 मॉलिक्यूल विल बाइंड ऑन, किस हीमोग्लोबिन पे बाइंड होगा, आयरन पे बाइंड होंगे, एंड आफ्टर बाइंडिंग दे विल इजीली डिटैच फ्रॉम द आयरन मॉलिक्यूल एंड गिव इनटू द टिश्यू, नॉर्मली पढ़ा था हमने। इन केस ऑफ वन टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन व्हिच इज हैविंग हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड इज बाइंडिंग विद द ऑक्सीजन वेरी फास्टली, ऑक्सीजन के साथ बाइंड तो बहुत फास्ट हो रहा है, क्विक हो रहा है, बट वो उसको रिलीज नहीं कर रहा है, अपने पास ही रख रहा है, छोड़ नहीं रहा है। सो वो हीमोग्लोबिन भी हमारे डेंजरस है कि रख तो अच्छे से, बाइंड कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बट रिलीज नहीं कर रहा है, तो क्या बेनिफिट मिलेगा उसका, एंड दिस टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इज नोन एज hemoglobin H, hemoglobin H which is present in some type of thalassemia, जो आगे हम पढ़ेंगे, and one more type of hemoglobin that is hemoglobin C, that is C for CO2 we can say, and it is present due to the sickle cell, the RBC destruction, multiple type of hemolysis produce this type of hemoglobin. So HbA in adult, HbA2 again adults,
In case of HbA, there are 2 alpha chain and 2 beta chain. याद है? 2 alpha chain and 2 beta chain. But in case of adult A2 होता है in this situation, the type of hemoglobin which having 2 alpha chain with 2 delta chain. This beta chain is replaced with delta chain. This type of hemoglobin is known as A2, hemoglobin A2. So hemoglobin A is having 2 alpha and 2 beta chain, and in case of hemoglobin A2, 2 alpha with 2 delta chain. Beta is replaced by the delta chain. Next, this is the hemoglobin F in fetal, hemoglobin E in the embryo, hemoglobin H अभी बताया था मैंने, थैलेसीमिया, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होगी? इंक्रीज O2 affinity, याद है affinity, बाइंडिंग कैपेसिटी, इट्स अ वेरी हाई बाइंडिंग कैपेसिटी इन दिस सिचुएशन, बहुत हाई बाइंडिंग कैपेसिटी होगी और ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं करेगा ये H टाइप का हेमोग्लोबिन. देन hemoglobin C, excessive RBC destruction and hemolytic anemia that may lead to hemoglobin C type आपको देखने को मिलेगा, ब्रेक होके से C शेप हो जाएगा. नेक्स्ट इज hemoglobin S, sickle shape, and then hemoglobin M, that is methemoglobinemia. Methemoglobin is a normal component of, it's a normal component of RBC. Methemoglobin normally present in your RBC, but normally it is present less than 1%. Normal methemoglobin level in your RBC is less than 1%. In some individuals, if the level of this methemoglobin is more than 1%, that type of condition lead to which condition? Hemoglobin M. हेमोग्लोबिन M, जहां पे ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी. मेथामोग्लोबिन की लेवल बढ़ने से जो आपका ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है. क्लियर है? क्लियर है ये? मूव करें, मूव करें. तो कल आप लोगों को हर एक पर्सन मोटिवेट कर रहा था, देखा आप लोगों ने? कभी कभी तो हमें लग रहा था हम भी मोटिवेट हो रहे हैं पीछे बैठ के, क्योंकि हमारा नंबर आ ही नहीं रहा था, हम तो पीछे बैठे थे कल. आगे हमारा रोल था नहीं, ना हमें डांस आता है, ना हमें कुछ कुछ आता है, और कुछ नहीं आता है, हम तो ये एनीमिया पढ़ा सकते हैं. अली सर और हम दोनों बैठ के यही कह रहे थे, हम चल के थैलेसीमिया पढ़ाते हैं, प्लेसेंटा पढ़ा देते हैं यार एक बार. सो मोटिवेशन हमें भी मिल रहा था, चलो हमने सोचा हम भी कुछ नया करेंगे, अच्छा और पढ़ाएंगे, 2-4 दिन और एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे इनके लिए. वही मोटिवेशन था हमारे लिए. पर आप लोग के बहुत मोटिवेशन था, है? हर एक पर्सन 1 लाख रुपए सैलरी है, इतने नर्सिंग ऑफिसर खड़े थे स्टेज पे, सब 1-1 लाख रुपए लेके, देखा आप लोगों ने? तो बहुत ही जल्दी आप भी लखपति बनने वाले हो, डोंट वरी. और आपकी जेब में भी हर महीने क्या आएगा? 1 लाख रुपए आएगा. बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, मस्त रहना है. इतने पैसे आएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी पैसों की, बाढ़ आएगी ऐसे पैसों की, तूफान आएगा. खर्च कहाँ करें ये सोचोगे आपके पास, बट उसके लिए थोड़ा तूफान अभी लेके आना है. किसका? पढ़ने का. सो अभी तूफान थोड़ा सा लाओ, फिर बाद में इतना तूफान आएगा पैसों वाला, फिर ऐसो आराम फुल आपकी लाइफ में होंगे. यस? तो तैयार है ईएसआईसी के लिए? यस और नो? सो जितने भी हमारे ओल्ड बैच के स्टूडेंट्स हैं वो अगले 7 जुलाई के बाद दिखने नहीं चाहिए यहाँ पे. सभी कहाँ होने चाहिए? ईएसआईसी. घर पे नहीं जाना है. ईएसआईसी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर होने चाहिए सारे के सारे, क्योंकि अभी तो आपका लगभग मैंने कंप्लीट ब्लड कर ही दिया है. थोड़ा ब्लड बैग कल या परसों खत्म कर दूंगा. 7 तारीख से पहले ब्लड सब ये कुछ नहीं, बहुत लंबा है 7 तारीख तो. यस? तो तैयार है? और नॉट सेट तो यही हमारा मेन टारगेट आगे. नॉट सेट 7 तैयार है बिल्कुल आपके लिए. जो नए हैं जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया उनके लिए नॉट सेट 7 बिल्कुल तैयार. आपको भी देना एग्जाम, तो सबको देना है, क्योंकि सबका फ्री है, पेपर के पैसे लगे नहीं, फॉर्म तो सबने भरा ही होगा. इवन जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उन्होंने भरा होगा, पैसे तो लगे नहीं किसी के, भरा है सबने. और लगे भी है तो 25 रुपीज लगे, ज्यादा नहीं लगा कुछ भी, तो इसीलिए सबने भरा ही होगा. तो आप लोग सब एग्जाम दें और ऑफलाइन एग्जाम में ध्यान से दें. नेक्स्ट मूव करें. ओके, ब्लड डिसऑर्डर. सो ब्लड डिसऑर्डर के अंदर द मेजर ब्लड डिसऑर्डर इज एनीमिया. द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड द मेजर ब्लड डिसऑर्डर इज एनीमिया. एंड उसके अलावा हम पढ़ेंगे फ्यू जेनेटिक डिसऑर्डर्स और ब्लड कैंसर्स लाइक थैलेसीमिया. सुना है नाम? Thalassemia, it is also a type of blood disorder, or this is an anemia which is related to hemoglobin inside the RBC. This is the thalassemia, and outside there is a RBC के बाद क्या हम पढ़ेंगे? It is outside the RBC, white blood cell में होता है leukemia. So we'll discuss about these 3 condition. और अभी है कुछ disease, ये तो just एक एनिमेशन बनाया आपके लिए, इसको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. एनीमिया लिखो आप फर्स्ट. क्या है एनीमिया? What is anemia? What is anemia? Anemia is any condition in which the person has decreased oxygen carrying capacity, not oxygen in tissue, decrease oxygen carrying capacity. That condition is known as anemia. हो सकता है टिश्यू में ऑक्सीजन कम है, उसका रीजन कुछ वेसोकंस्ट्रिक्शन या वेसल्स को ब्लॉक कर दिया, उससे हो सकता है. बट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो वो क्या होगा? आपका एनीमिया आएगा. नॉर्मल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ योर ब्लड इज कितनी होती है? नॉर्मल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, अरे उस दिन तो निकाल के बताया था पूरा आपको. वन मॉलिक्यूल bind with one molecule hemoglobin bind with 4 oxygen molecule. Yes, 1 gram hemoglobin carries 1.34 gram ml. Very good.
1.34 ml oxygen. 1.34 ml oxygen. Now a normal adult person is having 15 gram of hemoglobin. So blood oxygen carrying capacity is 15 multiplied by 1.34 equal to, this will be multiplied, so 0 1 to 0.1. So this will be 20 ml, nearby 20 ml. So your blood carrying, a normal adult, बच्चे की उसकी बात नहीं करेंगे, normal adult, the blood oxygen carrying capacity is 20 ml. एक बार में हीमोग्लोबिन जो है जितना भी है वो सारा कितना ले सकता है, 20 ml ले सकता है. 20 ml oxygen carrying capacity of a normal adult blood. और ये कैसे निकालते हैं समझ गए, याद हो गया? चलो. So एनीमिया में क्या होगा, this oxygen carrying capacity will decrease. ये 20 से कम हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, तो क्या है, एनीमिया. So this is the anemia. Decrease production of RBC resulting decrease oxygen carrying capacity, that is known as anemia. When blood oxygen carrying capacity is reduced from the normal level, that is known as anemia. Now move करें. What are the causes for anemia? So these are not the cause, these are the types. Morphological के basis पे type पढ़ सकते हैं, morphology of the RBC, shape ऐसा है, color ऐसा, वो types हो सकते हैं. cause, दो cause, iron deficiency हो सकती है, very good. और कुछ, bone marrow abnormal हो सकता है, very good. और so the cause of anemia is mainly summarized in 3 types. The cause of anemia समझ लेंगे पहले. Cause of anemia, they can be summarized in 3 types, and these are 3 types. This is the 1, 2 and 3. Clear? Yes sir. अरे लिखा ही नहीं अभी तो. Yes sir, clear sir. So the first one is blood loss. Second one is decrease RBC production, and third one is increase RBC destruction. These are the 3 possible causes in case of anemia. किसी भी पर्सन में अगर एनीमिया प्रेजेंट है तो उसके 3 कॉज हो सकते हैं. There are 3 main cause which lead to anemia. The first one is the blood loss, second one is decrease RBC production, and third one is increase RBC destruction. For example, in case of blood loss it may be due to any trauma, accident हो गया, trauma हो गया, and vessels open हो गई और वहां से क्या loss हो रहा है, blood loss हो रहा है. That is the cause. ये हो सकता है possible cause. First one is trauma, direct injury to any body part that lead to bleeding. Trauma, it may be internal bleeding or it may be external bleeding. That is first cause. Second one is any type of bleeding like hemorrhoids. Hemorrhoids is a major cause for the anemia. Why? Hemorrhoid and the epistaxis, menstrual bleeding. So I'm asking about the hemorrhoids. Why the hemorrhoids is major problem in anemia? In case of epistaxis or in case of menstrual bleeding or in case of trauma, we can control it. But the major problem is the hemorrhoids. Why hemorrhoids is major problem? Chronic. The major issue is the social cause. Each and every person who is developing hemorrhoid, he is trying to avoid to share this problem with anyone. दूसरों के साथ, others के साथ share करने में क्या करता है, उसको avoid करता है, उसको बताने की कोशिश नहीं करता है. He feels shame. अपने आप पे उसको क्या लगता है, shameful लगता है उसको, and उसकी वजह से वो बताता नहीं है. And continuously with the stool, the blood is losing every day. हर दिन क्या हो रहा है, blood loss हो रहा है, and वो उसका ट्रीटमेंट या फिर उसके लिए डॉक्टर के पास या किसी भी पर्सन को नहीं इन्फॉर्म कर रहा है. And that is a major problem. It is a very very big problem. Social problem is major issue in the hemorrhoid problems. और अगर ऐसा होगा तो आगे जाके देखेंगे पेशेंट का ब्लड जो हीमोग्लोबिन लेवल 5, 6, 7 पहुंच जाता है, and this is a loss which is unmeasurable. उसको आप मेजर भी नहीं कर सकते कितना ब्लड लॉस हुआ. मेजर नहीं हो रहा है, मेजर पता नहीं चल रहा कितना आपने ब्लड लॉस हुआ स्टूल के साथ. सो इट शुड बी अवॉइडेड. बट अगर ब्लीडिंग हो रही है, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको इन्फॉर्म करें डॉक्टर को, चेकअप करवाएं और उसका ट्रीटमेंट लें. इट इज क्योरेबल. हेमरेज इज नॉट इनक्योरेबल, इट्स ए curable disease. It's a very simple procedure. What is hemorrhoids? What is hemorrhoids? It's a simple thing like this is the intestine, and this is the last part of your intestine, rectum, anus and the rectum and the anus. So here we have the multiple vessels are there. यहाँ पे क्या है, vascular structures है. Due to some reason like the major issue is prolonged the chronic constipation. Due to the chronic constipation, the person have the over dilation of these vessels. ये vessels क्या हो जाती है, over dilate हो जाती है, bulge जैसा बन जाता है, ऐसे bulging हो जाती है. And during defecation these bulges will come out. ये bulges क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं. And the wall of these bulges is very thin, बहुत thin wall होती है, and they will easily rupture and they will start bleeding. And bleeding is mostly present when person is defecating. Stool pass करता है तभी bleeding होती है. Normally bleeding नहीं होता because the anal canal is completely closed, sphincter is completely closed. It only open when person is passing stool, and at that time the vessels, hemorrhoids will come out, the bunch of capillaries will come out, and they will rupture and it start bleeding. So in surgical procedure we are doing just a simple procedure. What we are doing, we just cut these vessels here and ligate them. कट करके उनको कोटी से ligate कर देते हैं. This is a simple procedure.
नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं होगा, जस्ट उसको क्या किया, बर्न करके कट कर दिया, 10 मिनट प्रोसीजर, लेस देन 10 मिनट प्रोसीजर। बस द प्रॉब्लम इज दैट दिस इज द सोशल इशू, द प्रॉब्लम, मैक्सिमम सोशल प्रॉब्लम की वजह से हम ये चीज अवॉइड करते हैं और उससे इश्यूज जो है आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। दीस आर ऑल कोच, इसमें किसमें आएंगे, इसके अंदर आएंगे एनीमिया के। फर्स्ट कोच कौन सा, ब्लड लॉस, क्लियर है। The next is the decreased RBC production. So RBC production will be decreased in some cases. The first one is the nutritional deficiency, like iron deficiency, folic acid deficiency, vitamin B12 deficiency. These are the major nutrient which required for the erythropoiesis. I will discuss about this nutrient, अभी बात करेंगे इनके बारे में, इनका रोल क्या है. So RBC production decrease कब हो सकता है, decrease, और iron deficiency decrease iron, vitamin B12, B12 is a cyano, very good, vitamin B12 और folic acid. Clear है. First is the efficiency of these product and these things are required for the production of RBC. इनके बिना RBC नहीं बनेगा, तो ये होंगे नहीं तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. The next thing is if you have this material, आपके पास ये सारा मटेरियल है, yes or no, भाई आपके पास मटेरियल भी है, बनाने वाला भी है, गैस भी भरा हुआ है, बनाने वाला भी सब कुछ तैयार है, मटेरियल भी सब काट दिया, आपने रेडी कर दिया सब्जी बनाने के लिए, बट गैस चलाने के लिए माचिस नहीं, मैच बॉक्स नहीं है, तो क्या बन सकता है, सब्जी बनेगा? It is not possible to start the gas, आप फूंक मार मार के या कुछ करके तो जला नहीं सकते. So here is also the everything is ready. Like RBC के लिए जो मटेरियल चाहिए वो सब है, प्रोडक्शन के लिए बोन मेरो बिल्कुल तैयार बैठा बनाने के लिए, मैं तैयार हूँ सब्जी बनाने के लिए, बट उसको कोई आग तो लगाए, आग लगाने के लिए कौन चाहिए, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन. यहाँ पे कौन है, माचिस नहीं चाहिए, यहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन. सो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का अमाउंट क्या है, डिक्रीज है. उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होगा, बिकॉज़ एरिथ्रोपोइसिस विल नॉट स्टिमुलेटेड एंड दैट विल नॉट स्टार्ट द एरिथ्रोपोइसिस. यस, एरिथ्रोपोइटिन विल बी डिक्रीज इन केस ऑफ किडनी डिजीज, यस और नो, किडनी डिजीज. सो किडनी डिजीज होने पे भी आपका आरबीसी प्रोडक्शन क्या हो सकता है, कम हो सकता है. क्लियर. सो दीज आर फैक्टर व्हिच रिलेटेड टू आरबीसी प्रोडक्शन, क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज. वन मोर कॉज, आपके पास सब्जी भी है काट के रखी है, माचिस भी है, बट बनाने वाला नहीं है, सब तैयार है लेकिन बनाए कौन है, हमें आता नहीं बनाना, बनाने वाला गया है. पता है, दो रूम में तीन दोस्त होते हैं, एक का काम होता है बर्तन साफ करना, एक का काम होता है सब्जी बनाना, दूसरे का काम होता है रोटी बनाना. अब वो रोटी बन गई, सब्जी काटने वाले ने काट दी, बर्तन भी रेडी हो गए, पर बनाने वाला नहीं है, अब कैसे बनेगी, वो आएगा तभी बनेगी. सो वी हैव अ थिंग व्हिच रिस्पांसिबल फॉर एरिथ्रोपोइसिस, दैट इज बोन मेरो. अगर बोन मेरो ही मरा हुआ है फिर कैसे आरबीसी प्रोडक्शन होगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट इज बोन मेरो सप्रेशन, बोन मेरो सप्रेशन. बोन मेरो में भी सप्रेस इन केस ऑफ कैंसर, साइटोटॉक्सिक ड्रग, साइटोटॉक्सिक ड्रग, इनमें क्या हो सकता है, बोन मेरो तो सप्रेस हो सकता है, डिप्रेस हो सकता है, और उससे आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी व्हाइट सेल प्रोडक्शन बंद हो जाएगा. क्लियर है. Okay, the next one is third one, that is increase RBC destruction. Very good. So RBC destruction in the graveyard, that is spleen. So और भी कहाँ होता है, liver and bone marrow, spleen, liver and bone marrow. These are the three areas where the RBC destruction happened. And in these three places, the system which is responsible for this destruction is phagocytosis. कौन करता है यहाँ पे, the system which is known as RES, that is reticuloendothelium system, RES. It's a phagocytic system which is responsible for the destruction of or the phagocytosis of RBC. So if this system is overstimulated, in liver this is overstimulated, in spleen it is overstimulated, or in bone marrow it is overstimulated, then it will destroy your RBC very fastly. Like in few drugs, कुछ drugs हम पढ़ते हैं, it will increase the RBC destruction. और in case of bone marrow में ये system excessively stimulate हो गया cytotoxic drug की वजह से, तो वहाँ पे उनका destruction कर सकता है. So reticuloendothelial overstimulation of reticuloendothelium सिस्टम. क्लियर. और ये सिस्टम कहां पे, स्प्लीन, लीवर एंड बोन मेरो. याद रहेगा. In some cases when your bone marrow is excessively stimulated, that is also the cause of excessive RBC destruction. Yes or no, कैसे बताओ. In case of when the bone marrow is excessively stimulated, this is also a cause for increased destruction of RBC. How? अरे थोड़ा सोचा करो, है क्या होगा, नहीं होगा. लाइक आपकी कैपेसिटी है, आप एक घंटे में एक पेज ही पढ़ सकते हो, यू आर एबल टू रीड वन पेज इन 1 आवर, एंड इफ आई विल गिव यू टास्क यू हैव टू कंप्लीट 100 पेज इन 1 आवर, क्या होगा, आर यू एबल टू रीड करेक्टली. आप बस ऐसे से निकाल देंगे, हाँ पढ़ लिए सर, बस वो निकाल भी नहीं पाओगे घंटे में 100 पेज. यस और नो. द सेम थिंग विल हैपन विद बोन मेरो. व्हेन यू आर स्टिमुलेटिंग बोन मेरो एक्सेसिवली, नॉर्मल आरबीसी प्रोडक्शन रिक्वायर्ड 7 डेज. If you are stimulating bone marrow, very quickly produce a red blood cell, आप उसको stimulate करेंगे, बहुत fastly RBC produce करो, then it will produce a immature RBCs, higher number of immature RBCs, and you know that the mature RBC or the immature RBC, which is larger in the size, the immature RBC is having larger in the size, and when immature RBC is larger in the size, then it will move into the spleen. Spleen किसको measure करता है, size of the RBC. When the RBC size is very large, maybe it is a newer one, ये तो नहीं आई है, लेकिन उसकी size क्या है, बड़ा है, so the spleen will destroy them immediately. So बन के उधर पहुंचा, destroy, बन के उधर पहुंचा, destroy. So in some cases when bone marrow is excessively stimulated, that is also the cause for excessive hemolysis of RBC. Clear है.
So second one is over stimulation of bone marrow. Bone marrow will produce immature RBCs and that may lead to excessive hemolysis. So this is the cause of anemia. मूव आगे क्या हटा दे लिख लिया लिखा oh my. So these are the cause of anemia. सारे भी लिखोगे एक भी नहीं लिखा चलो तब तक हम आप लोगों से कुछ डिस्कशन करते हैं लिखो जल्दी I have two doubts and I want to clear with you. Will you help me? Yes, आप ये डाउट क्लियर कर सकते हैं जैसे मतलब डायलेशनल आपको एनीमिया को पता है डाइल्यूशनल हाँ that is हाँ ये डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन no that is a physiological anemia that is not a pathological anemia that is a physiological anemia that is not anemia that is not a dumb disease पर anemia is a two types one is pathological one is physiological currently we are discussing only the pathological anemias we are not discussing physiological condition is a normal condition हाँ अरे बाकी लोगों को लिखना है जल्दी जल्दी मेगाक्रोसाइड मेगाक्रोसाइड इज अ लार्ज सेल मेगाक्रोसाइड इज अ टाइप ऑफ लड्डू if you press the laddu it will break in multiple छोटे छोटे बूंदी बन जाती है so that बूंदी is a platelet बूंदी को नहीं बोलते बूंदी को ऐसे बनाकर लड्डू तो बना सकते हैं so megakaryocyte it's like it's a no it's not a platelet in some example or in some questions sometimes platelet is not mentioned वहां पे megakaryocyte ही लिखा होगा so megakaryocyte is a precursor of platelet precursor जिससे प्लेटलेट बनाए like this is a megakaryocyte इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो ये क्या बन गया प्लेटलेट यस क्लियर है ये क्लियर और दिख लिया उधर आने बताओ उधर नहीं हां और वो भी पढ़ना है वो भी पढ़ देते हैं अभी जेनेटिक विक्रिया इतना नहीं होता है जेनेटिकली मोस्टली द सेम प्रेजेंट रहेगा बट सम केसेस में हेरिडिटी प्रॉब्लम्स हो सकती है हां मैं तो अभी पढ़ाऊंगा तुम्हें हां हाँ कोज है उसका भी पढ़ाऊंगा मैं दैट इज कोज फॉर मैक्रोसाइटिक अभी पढ़ाऊंगा मैं उसको सो इनका एक क्वेश्चन है जो आई थिंक श्रीस्ता ने आपको पढ़ाया होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन व्हिच टाइप ऑफ acid base problem is there and in case of massive blood transfusion there are two questions not one is in case of normal blood transfusion and second one is in case of massive blood transfusion so first you have to clear what is massive blood transfusion when we are transfusing massive is related to number of PRBC or something else massive means what is massive blood transfusion बहुत फास्ट दे दिया ये यूनिट को 10 मिनट में दे दिया दैट इज massive blood transfusion then 4 आवर में नहीं दिया so massive blood transfusion means in case of massive blood transfusion when you are replacing blood volume of a person body blood volume 50% by external blood substances आप किसी भी पर्सन के नॉर्मल एडल्ट के ब्लड वॉल्यूम को 50% या उससे ज्यादा अमाउंट को क्या कर रहे हैं रिप्लेस कर रहे हैं बाहर वाले प्रोडक्ट से दैट इज मैसिव लाइक अप्रोक्सीमेटली नियर बाय 5 to 6 or more units you are transfusing to the person very quickly within 24 to 48 hours that is known as massive blood transfusion clear so वहां पे हम 50% से ज्यादा ब्लड हमने बाहर वाला चेंज कर दिया and in that situation we have multiple problems the major issue is related to the potassium because in PRBC the RBC restriction which is present inside the bag lead to excessive release of potassium which is present inside the RBC and it available inside the bag में रहेगा वो and वो क्या cause करेगा hyperkalemia that is the major issue first thing second thing is the hypocalcemia because we are replacing almost 50% or more blood and we are giving a blood which having less number of calcium because calcium is completely binded with the citrate calcium citrate for coagulation purpose जो हम बात करते हैं anticoagulant citrate के साथ bind हो जाता है so the second issue is hypocalcemia will be life threatening for this person in massive blood transfusion that's why with every 100 ml blood we will give 1 ml of calcium gluconate the next problem जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा the acid base imbalance so ये लिख लिया ये रहा दूं और कोई लिख तो नहीं रहा है I am not able to write again वापस नहीं लिख पाऊंगा मैं and ये पीपीटी में नहीं है so acid base problem अगर हम बात करें यहाँ पे acid base when you are giving 1 unit of PRBC there will be no acid base imbalance there is no acid base imbalance why क्यों नहीं होगा because when we are providing 1 unit of PRBC this blood obviously blood के अंदर anticoagulant क्या है citrate होता है and this citrate is acidic or alkaline this is acidic or alkaline acidic when you transfuse the blood to the person and when this citrate reach into your circulation and is moving from the liver immediately convert the citrate into bicarbonate किसमें convert कर देगा इसको bicarbonate में so the citrate will be converted into bicarbonate and now in your blood acid component नहीं है वहां component कौन सा है alkaline component है bicarbonate है और इसकी वजह से if person is having any type of acid base imbalance possibility in minor transfusions तो वहां पे कौन सा हो सकता है alkalosis होने के chances हो सकते हैं acidosis होने के chances नहीं in case of massive blood transfusion अब वहां प्रॉब्लम क्या होगा वहां पे दो फर्स्ट ये तो प्रेजेंट रहेगा वहां भी सेम थिंग bicarbonate is there in massive blood transfusion but the major problem is potassium
In massive blood transfusion, a huge number of potassium transfused to the person, and this potassium is inversely proportional to pH. So when potassium level is increase होगा potassium, this will decrease, and this will cause decrease level of pH is acid or alkaline? Acid. So whenever you are giving a massive blood transfusion, in that situation person will have a huge number of potassium in the blood, and in that situation there will be a higher chance for developing metabolic acidosis. वहाँ पे acidosis होने के chances बहुत severe होते हैं. Yes, clear? Move करें आगे, and I think this will be cleared already in your blood transfusion by Sri sir. Yes. Calcium gluconate, chloride नहीं देंगे. The calcium gluconate will be given because calcium chloride lead to hyperchlorinemia. अगर आप calcium chloride देंगे, that lead to increased level of chloride. Calcium chlorine और calcium gluconate both forms are available. If you are giving calcium chlorine, it will increase the chlorine level. Chloride जो है आपका उसका level बढ़ जाएगा. Chloride बढ़ने से other issues आ जाएंगे. So हम calcium gluconate use करेंगे. नहीं, जो हम 1 ml per 100 ml blood जो बात कर रहे हैं, that is mainly for pediatric patient. In adult, we will not give directly. हम पहले IBC करेंगे और उसके level के according देंगे. But in pediatric patient, जिसको हम बोलते हैं EBT, exchange blood transfusion. पढ़ा होगा pediatric में आपने? In exchange blood transfusion, it is must because in pediatric case the cardiac arrest is very common, but in adult the respiratory arrest is very common. So adult में problem बाद में आती है heart के साथ, इसलिए वहाँ ज़्यादा issues नहीं है. वहाँ हम IBC करके देंगे. Pediatric में हमेशा 100 ml blood के साथ क्या देना होता है? 1 ml calcium gluconate. Clear है? Yes, yes. हाँ, और पूछो, पूछो, हम तो तैयार हैं. क्या? उसको निकाले, blood वाला. Which one? Acidosis. देखो यहाँ पे हमने जो बात किया कि पहले जो था नॉर्मली जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो बॉडी एक यूनिट को कंपनसेट इजीली कर लेता है. आवर ह्यूमन बॉडी विल इजीली कंपनसेट 1 यूनिट or 2 यूनिट very easily. They will not produce any acidosis or necrosis or any hyperkalemia or hypokalemia. Our kidney, our liver, everything will very easily compensate. So in normal routine transfusion there will be no problem. But when we are completely exchanging blood more than 50%, 50% से ज्यादा, like मेरी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड है और आपने 3 लीटर निकल गया और दूसरा डाल दिया आपने, so other blood 3 लीटर मेरी बॉडी में पहुंच गया. In that situation ब्लड के अंदर हाई ब्लड, दिस इज द ब्लड बैग, ये बैग है, इसके अंदर पीआरबीसी है, ये पीआरबीसी के अंदर सेल है, सेल के अंदर हाईएस्ट अमाउंट क्या होता है? पोटेशियम. वी नो दैट दिस आरबीसी लाइफ स्पैन इज 120 days. क्या पता इस आरबीसी का लाइफ आज ही खत्म हो रहा है? एवरी डे मल्टीपल नंबर ऑफ आरबीसी विल डाई. सो व्हेन दिस आरबीसी विल डाई, दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द बैग. ये किसमें? बैग में. सो ये आरबीसी जब डाई होगी तो यहाँ से क्या रिलीज होगा? पोटेशियम. इफ दिस ब्लड इज प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, दिस पोटेशियम विल बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी. बट ये बैग में है तो ये पोटेशियम बाहर नहीं निकल सकता, ये कहाँ रहेगा? बैग में ही रहेगा. एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दिस ब्लड विल हैव हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम, सो इट विल इंक्रीज द पोटेशियम इन योर बॉडी व्हेन यू आर गिविंग मैसिवली. और जब ये पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? हाइपरकैलेमिया. As the acid base studies, the normal principal rule is potassium pH is only, pH का जो relationship होता है only with one thing, it's parallel. Rest all other things it's inversely proportional. सिर्फ एक बाइकार्बोनेट के साथ में इसका रिश्ता पैरेलल होता है, सीधा सीधा चलता है. बाकी सबके साथ उल्टा होता है. किसी के भी साथ कंपेयर करोगे, only and only one thing where it go parallel direction, rest with all it will go in opposite direction. So pH का relationship आप किसके साथ देख रहे हो अभी? पोटेशियम के साथ. So it will be inversely proportional to potassium. Potassium is increasing, inversely proportional means it will decrease, and when pH is less than 7.35, this will be acidic, and there will be higher chance for developing acidosis, very higher chance for developing acidosis in human body. Clear? आ जाए अपने टॉपिक पे. वो तो आप लोगों ने एक बार तो पढ़ लिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अभी तो पढ़ा है सर ने रिसेंटली, अभी कुछ ही दिन हुए. अरे सर का एवरी टीचर विल अपडेट मी कि कौन सा टॉपिक हो गया, क्योंकि क्लासेस शेड्यूल जो है वो मुझे पुट करना होता है. सो अभी रिसेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ाया श्री सर ने, नहीं पढ़ा है? अरे रिसेंटली मतलब अभी 15 दिन पहले पढ़ाया उन्होंने, नहीं पढ़ाया? अलग अलग पढ़ाते हैं क्या आप लोगों को? है? जब सर ने ये साइकेट्रिक स्टार्ट किया उसके जस्ट पहले फंडामेंटल खत्म किया था. अभी साइकेट्रिक दो दिन पहले स्टार्ट किया, उसके पहले खत्म किया था. नेक्स्ट चलो आ जाओ इधर, आ जाओ, वो पढ़ा देंगे. आ जाओ इधर, आ जाओ. एवरीवन कम ऑन दिस. फैक्टर अफेक्टिंग आरबीसी सिंथेसिस. आरबीसी का सिंथेसिस पे कौन कौन से फैक्टर है जो मेन इंपॉर्टेंट है? सो फ्यू फैक्टर वी ऑलरेडी डिस्कस. लाइक द मेन थिंग इज वी रिक्वायर्ड द मटेरियल. सब्जी बनाने की बात कर रहे हैं, सब्जी बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर जो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? सो पहला फैक्टर आता है सब्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? रॉ वेजिटेबल्स, और उसके लिए पैसे दोनों चाहिए. सो रॉ वेजिटेबल्स, हमारे यहाँ भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए आपको आरबीसी बनाने के लिए. क्या क्या चाहिए? सो द मेजर कंपोनेंट इज आयरन. Yes or no? So you require iron for the maturation, and for the coloring you require iron, and with folic acid and vitamin B12. ये तीन आपके ऐसे रॉ वेजिटेबल्स हैं जिनके बिना सब्जी बन नहीं सकती है, यानी आरबीसी सिंथेसिस पॉसिबल पहले. सो दीस थ्री मस्ट है पहले आपके लिए. अदर थिंग्स तो आपके लाइक बनाने वाला बोन मेरो वो तो बाद में चाहिए, स्टिमुलेट करने वाला एरिथ्रोपोइटिन बेस बाद में चाहिए, बाकी सब बाद में चाहिए. पहले क्या चाहिए? रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल आपके पास क्या होना चाहिए? आयरन. सो आयरन की बात करें, दिस इज आयरन व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, मैं दो थिंग पूछूंगा आप लोगों से, आपको बताना है. वन इज द मैचुरेशन, और मैचुरेशन जो होगा दो कंडीशन, दो टाइप में होगा मैचुरेशन ऑफ आरबीसी. वन इज इन साइज एंड शेप, साइज, एंड वन इज इन कलर. So this iron is responsible for the size maturation or for the color maturation? Iron is required for size maturation or the color maturation? Color, not for size. Iron नहीं होगा तो क्या size normal होगी? Size होगी क्या? Major component of hemoglobin is iron. अगर iron नहीं होगा तो क्या iron hemoglobin बनेगा? Size होगी क्या? So in
case of RBC maturation, the iron is responsible mainly for the coloring matter hemoglobin development, but also for size. बहुत दोनों थिंग के लिए आयरन आपको मस्ट है. आरबीसी बनानी है उसके लिए भी चाहिए, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन बना के कलर देना उसके लिए भी क्या चाहिए आपको, आयरन. सो प्राइमरली वी विल गो विद द कलर एंड सेकेंडली वी गो विद द साइज. सो ये हो गया क्लियर. दूसरा सेकंड जो थिंग हमारे पास है वो है विटामिन B12. सो विटामिन B12 एज वेल एज फोलिक एसिड, दीस आर द टू फ्रेंड. ये कौन है, दो दोस्त है, दे ऑलवेज वर्क टुगेदर. ये दोनों एक ही काम करते हैं. द फंक्शन ऑफ दिस टू थिंग्स इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टू, साइज और कलर, साइज और कलर, vitamin B12 and folic acid. So vitamin B12 and folic acids are primarily responsible for the synthesis of DNA. Synthesis of DNA. याद है हमने वो बनाए थे रेटिकल्स, क्रोमेटिन, अलग अलग ऐसे नेटवर्क, वो सारे कौन बनाता है, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12. एंड विद द सिंथेसिस ऑफ डीएनए द सेल विल, जो अपना मैच्योरेशन साइज और जो शेप मैच्योरेशन है वो डेवलप करती है अपने आप में और पूरा मैच्योर होता है. सो द विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर साइज मैच्योरेशन बाय द डीएनए सिंथेसिस. तो साइज मैच्योर करने के लिए मेनली आपको क्या चाहिए, विटामिन B12 एंड folic acid and iron also. And for coloring matter or hemoglobin development, the most thing is iron, जो आपको यहाँ पे required होगा. Now, if person is having iron deficiency, then hemoglobin or the RBC level will reduce. Yes or no? अगर iron की कमी होगी तो RBC कम बनेगा. अब ये जो RBC बनेगा इसका साइज नॉर्मल होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, सोच के बताना है. आयरन की बात कर रहा हूं मैं. आयरन साइज ऑफ द RBC will be larger, smaller, normal और कलर ज्यादा, कम या नॉर्मल. आयरन का लेवल कम हो गया. सो फिर से मैं वन मोर एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूं, वन मोर थिंग जो आपको क्लियर करता हूं. आयरन जो आपके मेन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए. सो ऑब्वियसली व्हेन आयरन इज लेस इन योर सेल, द कलर विल आल्सो लेस, कलर भी कम होगा. सो आरबीसी विल लुक लाइक अ हाइपोक्रोमिक टाइप ऑफ आरबीसी. कलर क्या रहेगा, हाइपो यानी कम, क्रोमिक मींस कलर बताएगा. सो हाइपोक्रोमिक आरबीसी विल बी देयर इन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी. द नेक्स्ट थिंग इज द साइज. सो साइज विल आल्सो नॉट नॉर्मल, यहां पे साइज नॉर्मल नहीं होगा. बट आरबीसी बनने के लिए, जब भी आरबीसी का बनना स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग फेज आएगी और आरबीसी जब बनने पहुंच रही है उस टाइम आयरन है ही नहीं, तो क्या आरबीसी का फॉर्मेशन होगा. अगर आरबीसी फॉर्म होगी, लाइक आप रोटी बनाने जा रहे हैं, आपका इतना सा आटा है, कितनी बड़ी रोटी बनाओगे, नॉर्मल साइज की बन सकती है जितनी होती है. हमें पहले तो हीमोग्लोबिन या आरबीसी को बड़ा बनाना है, फिर उसको हम क्या करेंगे, छोटा. आपको एक बड़ा रोटी बनाना है पहले, फिर हम उसको छोटा करेंगे काट पीट के. तो बड़ा बनाने के लिए वो क्या चाहिए आपको, फ्लोर भी ज्यादा चाहिए, और आपके पास इतना सा है तो आप उसको कितना फैला सकते हो. आरबीसी का साइज नॉर्मल तक भी पहुंचेगा नहीं, और नॉर्मल तक नहीं पहुंचेगा तो उस कंडीशन में आरबीसी की साइज यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, स्मॉल साइज आपको देखने को मिलेगी. आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस सीक्वेंस, ऑल दीस थिंग्स, द नॉर्मल साइज और द हाइपरक्रोमिक और द हाइपर साइज जो अपन यहाँ बात करेंगे, साइटिक जो हम बोलेंगे, मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक. आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल एवरीथिंग. जस्ट इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. तो ये क्लियर. अदर फैक्टर्स आर द एरिथ्रोपोइटिन लेवल. If the erythropoietin is not effectively synthesized in your body, then RBC synthesis will reduce. और उसके अलावा bone marrow function is also very important. अगर bone marrow function proper नहीं हो रहा तो RBC synthesis नहीं होगा. Next. Yes. कुछ पूछना है? नहीं. This is the classifications of anemia. So for the classifications of anemia, there are multiple way to describe types of anemia, and we will go with one by one. First जो हम बात करेंगे, तो मैंने अभी आपको तीन conditions बताई थी, and these are the morphological conditions. Morphology of the RBC, size and color of the RBC. So on basis of these, we describe or we divide these anemias, the morphological classifications of anemia. The first one is on the basis of the size of RBC and hemoglobin content is classified into four type. चार टाइप में हम पढ़ेंगे यहाँ पे one by one. स्टार्ट करें. So before moving on the classifications, I will clear you few concepts. अरे आ जाएगा, वापस कहीं नहीं जाएगा, पहले समझ लो. So we already discussed about that RBC. The RBC is a biconcave disc shape. RBC is a biconcave disc shape. So this is the disc of the RBC and biconcave तो बनाना possible नहीं है वो. The normal size of the RBC is 7 to 8 micron. Yes. So this is the 7 to 8 micron size of RBC. It's a non-nucleated cell. We already discussed. And in this RBC there is a molecule which is known as hemoglobin, which provide it a red color. इसको क्या provide करता है? Red color provide करता है. In this picture, the size of the RBC or the shape of the RBC is a normal. जो मैंने बताया, it's a biconcave. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. It's a biconcave and it's a disc shape RBC. This is the normal shape and this is the size of the RBC, which is also normal 7 to 8 micron, and this is the color of the RBC because of the hemoglobin, it is also normal. When we are discussing about the size and shape of the RBC, it means you are discussing about the size of the RBC. So I use this one. So the shape and size of the RBC are normal in this condition. यहाँ पे दोनों क्या है, normal है. So this RBC is known as normocytic. Normo means normal, cytic means cell. Cell is normal in the shape and size. That is known as normocytic RBC. So this normocytic RBC, normal size and shape of RBC. Clear ये पहला point. Second thing, when we are discussing about the color, इसका color भी हमने क्या बात किया था? Color is a normal color, जो हमने बात किया, red color is there. जो normal cell का होना चाहिए, एक cell का वो क्या है, normal है. Now this normal color is known as normochromic. Normochromic. Normo means normal, chromic means color. So normochromic is a normal color of RBC.
Normal color of RBC is an indication that person is having a normal amount of hemoglobin inside the RBC. In one RBC हम बात कर रहे हैं, we are not discussing about the whole number of RBCs, we are discussing about one single RBC. The RBC is normal shape and size as well as normal in color. That is known as normocytic normochromic RBC. तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा होगा normocytic normochromic RBC means that RBC is normal or abnormal. That is completely normal. In some cases, a person will have anemia, but that anemia is classified as a normocytic normochromic anemia. Person is having anemia, but that anemia is having normocytic normochromic anemia. Anemia means decreased number of RBC or decreased oxygen carrying capacity, and normocytic normochromic means the remaining RBCs which is present in the blood is normal in shape and normal in color. It means problem क्या हुआ है? The problem normocytic normochromic anemia is having main problem or main causes. The only one problem जो ये problem anemia cause कर सकती है that is loss of RBC. जो RBC अंदर प्रेजेंट है वो क्या हो जाए, लॉस हो जाए, बाहर निकल जाए, तभी तो ऐसा पॉसिबल है. अदरवाइज साइज एंड शेप में जो चेंजेस आएगा वो कब आ सकता है, या तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तब साइज एंड शेप में चेंजेस आएगा, या फिर जेनेटिकली जो डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे लाइक सिकल सेल एनीमिया है तो वहां पे शेप चेंज हो सकता है. नॉर्मली आरबीसी का साइज एंड शेप चेंजेस नहीं होगा. ये कब पॉसिबल है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, लाइक पर्सन को एपिस्टैक्सिस हो रहा है तो किसका लॉस हो रहा है, आरबीसी. जो पीछे आरबीसी बची है क्या उनका साइज चेंज हो जाएगा, ब्लड लॉस होने से वो तो नॉर्मल रहेगी और उनका कलर भी क्या रहेगा, नॉर्मल. लेकिन नंबर ऑफ आरबीसी क्या हो जाएगा, लेस, और इसीलिए हम क्या बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया. क्लियर. नेक्स्ट. In some cases, the size of the RBC, this is the size of RBC which is less than 7 micron. This is the size of RBC which is less than 7 micron, and the color of this RBC is normal. Color of RBC is normal. It is not possible. Color of RBC is okay. हम example पढ़ते हैं, ठीक है, मैं just explain कर रहा हूँ. So in that situation, if the color is RBC is normal, then it is known as normochromic. Normochromic. Practically, pathologically, it is not possible, but just example बात कर रहा हूँ मैं. And the size of RBC is less than 7 micron means it is a less size है, वो क्या है, small size है. So when the small size RBC है तो उसको हम बोलेंगे microcytic RBC. Mostly when the size of the RBC will decrease, in that situation the color of the RBC will increase, क्योंकि जैसे जैसे आप उसको small size में करेंगे तो जो hemoglobin percentage है वो तो अभी भी same है, and color will increase. So मैं practically बोल रहा है कि possible, हम just example या समझ रहे हैं क्या बोल सकते हैं. So when the color of the RBC is normal, it is known as normochromic. If the size of the RBC is less than 7 micron, it is known as microcytic. If the size of RBC is more than 8 micron, that will be considered as a macrocytic RBC. Macrocytic RBC. So size के basis पे तीन condition हो सकती है, normocytic, microcytic and macrocytic. Color के basis पे first is normochromic. If the RBC is very dense and dark in color, that is hyperchromic. And if it is less in color, then it is hypochromic. So first we discuss these three conditions one by one, then उसके बाद फोर्थ को पढ़ते हैं. तो स्टार्ट करें, ये क्लियर हो गया. So first is ये लिख रहे थे आप, लिख लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं. मूव करें. मूव करें आगे. The next one is the first type of anemia out of four. The first one is the normocytic normochromic anemia. So in this situation or in this type of anemia, the size and the color of RBC is normal, but the number of RBC or the hemoglobin will decrease or less. That type of anemia is known as normocytic normochromic anemia. So the size of RBC and the hemoglobin content of RBC is normal, but number of RBC is decreased. Number of RBC is decreased. So जब हम बात करेंगे यहाँ पे normocytic normochromic anemia की, in that situation the number of RBC is less but size and color of the RBC is normal, and it is possible only when person is having cause, that is only when person is having blood loss. जब भी person की body में blood loss होगा तभी ऐसा possible है, otherwise it is not possible. Clear है? So normocytic normochromic anemia is present when person is having blood loss, like accident, trauma, accident, और हमने बात किया था active bleeding like hemorrhoids और epistaxis, menstrual bleeding. In that all situation person will have that normocytic normochromic anemia. So आज जाके आप लोग रिवीजन करेंगे, और इसी रिवीजन के लिए कल आपके लिए मॉडल पेपर जो है सो अभी तो पढ़ा ही नहीं, हम कैसे देंगे, हम तो 2 दिन तक एंजॉय कर रहे थे. नहीं पढ़ा मॉडल पेपर, बोला था संडे को नहीं, अगले संडे को रखेंगे, भूल गए. देयर इज संडे ऑन टुमारो, कल संडे है, कल नहीं था कल है, याद है. सो वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट द मॉडल पेपर, बट वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट द मॉडल पेपर ऑन ऑटो चेकिंग
ओएमआर सीट, जो आपकी ओएमआर सीट होती है, इस पे ऑटोमेटिक चेक हो जाता है, आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। जो एग्जाम में ओएमआर सीट आती है, जो आपके ईएसआईसी एग्जाम में आएगा, वैसा ही ओएमआर सीट होगा सेम, और उसको आपको भरना है केयरफुली, और वैसा ही होगा जैसा वहां गलत करोगे वैसा इसमें करोगे, वैसे ही चेक होगी, मशीन में डालेंगे और नंबर बताएगी बस। उस ओएमआर सीट के टेस्ट के लिए अभी हमें 2 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा, इसीलिए कल टेस्ट हम नहीं रख रहे हैं। वी विल प्लान टू कंडक्ट ऑन ट्यूसडे, जो आने वाला ट्यूसडे होगा, उस दिन हम एक टेस्ट जो भी होगा, चाहे मॉडल पेपर हो या ट्यूसडे पेपर हो, उसको हम किस पे प्लान करेंगे, ओएमआर सीट वाले जो पेपर है उस पे 100% कोशिश करेंगे उस पे हो जाए, ताकि आपका ईएसआईसी एग्जाम से पहले एक आपको डेमो मिल जाए कि वहां आपको कैसे पेपर मिलेगा और कैसे उसको फिल करना होगा। यस, तो कल नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल क्या करके आओगे, रिवीजन करके आना है अच्छे से, सेम 2:30 क्लास होगी, उसमें आपको पूरा ब्लड जो हमने पढ़ा वो पढ़ के आना है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट इज द सेकंड वन इज द मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक RBC hemoanemia. So here there are two words, one is macro means large size of RBC, and normochromic means hemoglobin content is normal. So understand the meaning of this thing. As we discussed that this is the pre-erythroblast, याद है सबसे पहले pre-erythroblast कभी पढ़ा तो याद हो, यस बचपन में कभी पढ़ा था, 20 micron size याद है, this will be basophil erythroblast याद है, and this will be in 17 micron, then orthochromic or polychromic, so this is the polychromic 14 micron polychromic, then orthochromic 10 micron, and then reticulocyte, and then erythrocyte, ऐसा कुछ पढ़ाया था, वेरी गुड। सो आप देखेंगे then size of RBC is slowly reducing when it maturing, जब इसका maturation होता है, size maturation होता है, तब क्या होता है, RBC धीरे धीरे कम। In this situation when the size maturation is ongoing, you require the vitamin B12 and folic acid primarily, आपको क्या चाहिए, vitamin B12 and folic acid, and you know that in this hemoglobin, this is the first one, which is known as basophilic erythroblast, means it is blue in color, no hemoglobin is there in this, half hemoglobin and half basophil, that's why it is a polychromatic, blue and red, but here completely red, it means hemoglobin is appeared in sufficient number, so ये hemoglobin का development भी हो रहा है, and this hemoglobin development is required iron, hemoglobin के लिए कौन चाहिए, iron। when person is having macrocytic means जो size maturation था वो size maturation proper इसमें नहीं हुआ, ये RBC यहाँ तक पहुंची नहीं, I think ये यहाँ पहुंचते पहुंचते यहीं पे कहीं पे end हो गई, लेकिन इसका कलर क्या है, नॉर्मल है, इस पूरी सीरीज में नॉर्मल कलर कहां तक होने पे रेड हो गया था, रेड कलर कब था, क्या यहाँ रेड था, तो ये फेस तो हो नहीं सकती, क्या यहाँ रेड है, क्या यहाँ पे रेड है, रेड का है, सो रेड कलर यहाँ है, दिस इज द ऑर्थोक्रोमिक एरिथ्रोसाइट, बट द साइज ऑफ आरबीसी इज लार्ज, बड़ी है, इसका मैच्योरेशन नहीं हुआ है प्रॉपर, कलर तो पूरा आ गया क्योंकि आयरन क्या है वहां पे सफिशिएंट नंबर में, लेकिन जो विटामिन B12 एंड आयरन जो फोलिक एसिड है उसका लेवल क्या है, लो है, सो इसकी अगर हम बात करें क्या होगा इसमें, RBC is larger in size and hemoglobin content in color is normal, and it is possible when person is having deficiency of vitamin B12 and folic acid. So it is seen in case of deficiency of vitamin B12 and folic acid, or in some cases the liver and bone marrow diseases, यहाँ पे immature size की RBCs बनेगी, बड़ी साइज की, तो वहाँ पे भी हो सकता है, बट इसमें याद क्या रखेंगे, आयरन कंटेंट क्या है यहाँ पे, आयरन क्या है इसमें, नॉर्मल है, तभी तो ये वहां तक पहुंची है, आयरन क्या है, नॉर्मल है, तभी तो रेड है, अगर आयरन भी कम होता तो रेड नहीं होता। So this type of anemia is known as the macrocytic normochromic anemia. So आगे एग्जाम में इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, a person is having the macrocytic normochromic anemia, or we can say only macrocytic anemia आपसे पूछ लिया, and which is the possible cause, option A iron deficiency, option B folic acid deficiency, option C vitamin B12 deficiency, और option D both B and C। So B and C तक पहुंचना भी है, ऐसा नहीं B में पढ़ लिया vitamin B12 हो गया आंसर रेडी, बस C और D को क्यों पढ़ना है हमें, so आइडेंटिफाई कर लोगे, साइज मैच्योरेशन में मेनली किसको याद रखना है, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड को, एंड कलर के लिए आयरन को। लिख लिया, मूव करें, अरे लिख लिया, नेक्स्ट द नेक्स्ट टाइप इज द मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब मैं जिसको खड़ा करूंगा वही बताएगा इसका आंसर, कोई नहीं बोलेगा, पढ़ लिया आपने, देखते हैं मैंने जो फर्स्ट पढ़ा है उससे आप कितना समझ पाए इसको, इट्स वेरी इजी टू गिव द आंसर, यस और नो, वेरी गुड। जिनकी आवाज नहीं आ रही है कल बोले नॉट सेट नॉट सेट, कौन है नॉट सेट वाले बताओ, मेरे को दो हाथ खड़े करने पड़ रहे थे, कोई यही नहीं, पीछे दिख ही नहीं रहा था, हाँ बताओ भाई कौन बताएगा, यस पिलर के पास में क्या नाम है, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम आस्किंग यू, हाँ पीछे, you are understanding very well. So my question is, in case of macrocytic hypochromic anemia, what is the possible cause, RBC is in large size and less in color, so I'm asking you what is the possible cause for this type of anemia, we have three factors, one is iron, vitamin B12 and folic acid, so what is the possible cause for this type of anemia, yes iron is deficient, and then size is a macro size किसकी वजह से, due to the lack of
vitamin B12 and folic acid. So in this situation, we have the lack of iron as well as we have the lack of folic acid and vitamin B12. Because of deficiency of vitamin B12 and folic acid, person is having a macrocytic RBC, and because of deficiency of iron, the color is also less. So that's why the anemia is macrocytic hypochromic anemia. So size of RBC is large and the hemoglobin content in RBC is reduced. Clear है? And इसमें cause लिखा है, लिख दो. क्या है? Lack of क्या होगा? Iron and ओके इसमें ये एंड बाद में लिखेंगे विटामिन B12 एज वेल एज फोलिक एसिड. तो तुरंत पर्सन को क्या स्टार्ट करना है? आयरन और उसके साथ में फोलिक एसिड. आयरन और फोलिक एसिड विद विटामिन सप्लीमेंट देते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 है? कॉम्प्लिकेशन में बीटी की तो ये क्लियर किया है. हाँ क्या कह रहे हो? कौन सा फैक्टर? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब in the presence of intrinsic factor and that factor is produced by स्टमक जो है आपका, उसमें आपकी पैराइटल चीपन जो भी पेप्सिन जो भी होता है, पर स्टमक का जो लोअर पार्ट होता है, हाँ उसमें आप इसीलिए दैट इज द प्रॉब्लम इन केस ऑफ डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी. The person is having less number of intrinsic factor and vitamin B12 will not absorb and person will suffer with this type of anemia. So vitamin B12 is very important and it is absorbed through the stomach. Folic acid तो बाहर से लेना होता है. In diet you are having the folic acid. iron भी डाइट से मिलता है. आयरन अभी पढ़ाऊंगा थोड़ा. आयरन कितना होता है नॉर्मली? नॉर्मल amount of iron in your blood. Okay, total amount of iron in your body, in your blood. आपके ब्लड में भी कितना आयरन? फॉर्मूला. टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन योर सॉरी आयरन इन योर ब्लड 50 mg. माय गॉड 50 mg है. वेरी गुड. सो टोटल अमाउंट ऑफ आयरन इन योर बॉडी इज इन योर ब्लड इज 2 to 5 mg. कितना है? 2 to 5 mg नहीं है, ग्राम है. 2 to 5 ग्राम कितना होता है? 2 से 5 ग्राम. एवरेज इज 3 ग्राम. यह टोटल ब्लड का जो आप जानना चाह रहे हैं वो है 75 to 175 माइक्रोग्राम पर dl. This is for male and in female it is little bit less. Why female is having less amount compared to male? Because in female we have the menstrual cycle every month and because of that the female is losing iron. So in female it is little bit less, that is 65 to 165 microgram per dl. This is for female. It is very easy to remember. It's 75 175 65 165 and total amount पूछे तो 2 to 5 ग्राम. अभी थोड़ी देर बाद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हम पढ़ेंगे इन डिटेल और उसमें भी पढ़ेंगे इसके बारे में, कहां से हम खाते हैं, किससे खाते हैं, कितनी फॉर्म में होता है. आयरन 2 फॉर्म में आप यूज करते हैं. कौन कौन सी? फेरिएगन पेरिटिनन ऐसा कुछ नहीं बोलना है, ये फॉर्म नहीं होती, अंदर जाने के बाद बनती है सारी. कौन सी फॉर्म में खाते हो? सो आयरन जो आप लेते हैं that will be available in two types or two type of food जो आप यूज करते हैं. One is the vegetarian and one is non-vegetarian. In which food there is a high amount of iron? Vegetarian or non-vegetarian? So the non-vegetarian is having high meat और जो भी होता है इनमें high amount of iron होता है compared to vegetarian. That's why vegetarian person is having higher chance for developing iron deficiency anemia compared to a non-vegetarian. The iron which is available or you can eating through a non-veg, that is known as heme iron. And the iron which is you eating as a vegetarian diet, that is known as inorganic iron. I will explain you later on about these two types, heme iron and inorganic iron. The absorption, कौन सा iron ज्यादा absorb होता है, heme iron और the inorganic iron? The second factor is also कि आउट भी ज्यादा नॉन वेज में प्लस एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा नॉन वेज का होता है. heme iron is absorbed approximately 10 to 20% total amount में से GIT से, but in inorganic iron only 1 to 2% is absorbed from your GIT. So ये भी बड़ी प्रॉब्लम है वेजिटेरियन के अंदर कि वो लेते हैं उनको डाइट में मिलता भी कम है और एब्जॉर्प्शन भी उससे क्या होता है, कम होता है. बट इट इज थैंक टू गॉड कि जो हम लेते हैं वो इनफ है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में आयरन का स्टोरेज बहुत अच्छा होता है. अभी बताऊंगा मैं स्टोरेज कहां होता है, कैसे होता है, कैसे पहुंचता है, कहां खाता है, क्या जाता है, आगे देखेंगे. चलिए आगे लिखिए. ये आगे जो थर्ड टाइप, तीसरा टाइप क्या है? द नेक्स्ट थर्ड टाइप इज द माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक. माइक्रो मींस स्मॉल. यहाँ पे साइज क्या होगा? एंड कलर इज आल्सो लेस. मींस एच भी क्या है? कम है. हीमोग्लोबिन भी कम बन रहा है और उसके साथ साथ में साइज भी क्या है? कम है. So size of RBC is small as well as the hemoglobin content in RBC is less and it is seen in case of, बताया थोड़ी देर पहले मैंने, iron is responsible for size maturation as well as for color maturation. So when size is reducing or color is also less means iron is definitely वहाँ पे क्या है? Less है. So iron deficiency and in other conditions like sideroblastic anemia. What is sideroblastic anemia? Sidero is related to iron. Very good. And blastic means blast. So in RBC formation when the blast phase is going on, पढ़ा था blast phase याद है? At this time when blast phase is going on, the erythropoietic or the erythropoiesis process take iron like example कौन सा लाइन सब्जी का आपके लिए? ये कुछ प्रोडक्शन हम पढ़ते हैं यहाँ पे, कुछ भी प्रोडक्शन आप कर रहे हैं. So जब भी आप कुछ प्रोडक्शन करते हैं, जैसे सब्जी बनाते हैं आप, सब्जी का एग्जांपल याद आ रहा है मुझे, पता नहीं क्योंकि आज सब्जी बना रहा था सुबह समय. Yes, it is very easy to understand and from morning I am preparing sabji only. That's why it's frequently coming in mind. So जब हम बात करते हैं, जब कुछ भी आप whatever things you are preparing, हर एक थिंग्स का एक टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है. लाइक आप जब भी कोई भी वेजिटेबल्स प्रिपेयर करते हैं तो उसका हर एक सीक्वेंस होता है कि पहले ऑयल डालेंगे, फिर उसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे. ऐसा नहीं कि पहले मसाले डाल दो, उनको कर दो, फिर उसके ऊपर तेल डाल दो, या फिर पहले सब्जी डाल दो, उसको जला दो, फिर तेल डाल दो. सो आपने सिर्फ क्या किया? वेस्ट किया होता है. लाइक प्रोसेस समझ रहे हो?
फर्स्ट यू रिक्वायर्ड ऑयल and then other things जो like vegetable को आप फ्राई करेंगे जो भी मसाले उनको फ्राई करेंगे but what you are doing before putting the oil you are putting vegetables and you are frying them in a dry pan जब आप उसको ड्राई पैन में फ्राई करें तो क्या होगी बर्न हो जाएगी जल जाएगी क्या उससे सब्जी बना सकते बाद में आप क्या करोगे फिर इनको डिस्कार्ड कर दोगे और फिर ऑयल डाल के फिर नई सब्जी डाल के बनाओगे सो आपने जो वेजिटेबल्स है जो रिक्वायर्ड थी उससे ज्यादा यूज करी या कम यूज करी ज्यादा डबल आपने यूज करी आधी आपने वेस्ट कर दी सेम थिंग इन प्रोसेस ऑफ erythropoiesis in blast phase when the iron is not required in erythropoiesis when blast phase when iron is not required at that time the erythropoietic phase is using the iron और उसको क्या कर रही है वेस्ट कर रही है और उसकी वजह से आयरन का अमाउंट क्या हो जाएगा कम और उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया when iron is not required still the erythropoietic phases are using the iron and just wasting iron in process of erythropoiesis that is known as सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया उससे आरबीसी कम बनेगा एनीमिया हो जाएगा और उसको हम क्या बोलेंगे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया I will discuss about the thalassemia later on आगे पढ़ूंगा मैं थैलेसीमिया को डिटेल में एंड हीमोग्लोबिन पैथीज हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कोई डिजीज है हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम से बनी नहीं रहा हीमोग्लोबिन बॉडी में क्रोनिक इन्फेक्शन और प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया सो दिस इज द माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया ये क्लियर हो गया सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया सिट्रोब्लास्टिक मीनिंग क्लियर हो गया इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन एवरीथिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग जस्ट समझना है सो हर एक स्टेप होता है प्रोसेस होता है वो प्रॉपर फॉलो होना चाहिए अगर आप प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा वेस्ट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया नेक्स्ट नहीं लिखा तो कल सभी क्या करके आएंगे रिवीजन करके आना है पढ़ा तो मैं दिया है आपको सिर्फ रिवीजन करना है इफ यू हैविंग अ सफिशिएंट टाइम आपको लगे कि पढ़ लेना चाहिए तो आपको क्या करना है रिवीजन करके आना है एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट आप क्या करेंगे पूछ सकते हैं टेस्ट आने वाला है वापस ट्यूसडे डे आफ्टर टुमारो आज कल संडे सॉरी 2 दिन बाद है आपका टेस्ट वापस आ जाएगा वही 100 क्वेश्चन आ जाएंगे और फिर आपके नंबर आउट ऑफ 100 आएंगे और फिर आप पूछोगे सर तो इसीलिए मैं भूल गया 5 लोग थे 5 को मैं भूल गया बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन मैं और आज तो मैं था नहीं बिजी था मैं सब्जी बनाने में इसलिए थोड़ा बिजी था टुमारो श्योरली जो 5 पर्सन थे सबको 5 को आना है उनके लिए कल गिफ्ट है और आने वाले ट्यूसडे टेस्ट के लिए भी आपके लिए ओपन है जो भी 90 से अबव मार्क्स लाएगा 90 और 90 अबव आप 90 या 90 से अबव 90 91 92 100 और 100 से ज्यादा हो तो उसकी तो बात ही अलग है फिर नेक्स्ट देख लिया नेक्स्ट द etiological classifications of anemia first one is the morphological classification now the second one is etiological classifications etiology मतलब किस वजह से एनीमिया हो रहा है ब्लड लॉस होने से हो रहा है आरबीसी प्रोडक्शन जो हमने बात किया वो कम हो रहा है उससे हो रहा है आरबीसी डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है खाना कम खा रहा है प्रोटीन डेफिशिएंसी आयरन डेफिशिएंसी तो वो कोच क्या है उसके बेसिस पे हम बात करेंगे वेरियस टाइप ऑफ एनीमियास एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ एनीमिया हियर वी डिस्कस दैट इज द हेमरेजिक एनीमिया और वी कैन से जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया फर्स्ट इज हेमरेजिक एनीमिया सो हु विल टेल मी हेमरेजिक एनीमिया यस तनु हेमरेजिक एनीमिया पता है सो नहीं अभी क्वेश्चन आगे भी आएगा ये क्वेश्चन नहीं है तो पता है नाम से ही समझ आ रहा है हेमरेजिक यानी ब्लीडिंग होना उससे एनीमिया हो जाएगा सो इन केस ऑफ हेमरेजिक एनीमिया व्हिच टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया विल बी देयर हेमरेजिक एनीमिया में कौन सा होगा in case of hemorrhagic anemia the types of morphological anemia is normocytic normochromic anemia will be there because हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था पहले कि ब्लड लॉस हो रहा है मतलब आरबीसी लॉस हो रही है उसमें साइज और शेप और कलर में एक हीमोग्लोबिन को देखें तो उसमें कोई इश्यूज नहीं है दैट विल बी सेम दैट्स व्हाई द नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया सो इन दिस हेमरेजिक एनीमिया इट इज बिकॉज़ ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड इन कोर्स हमने ऑलरेडी पहले लिख दिए थे सारे किसी भी वजह से ड्यू टू एनी रीजन इफ द ब्लड इज लूजिंग आउट फ्रॉम योर बॉडी दैट टाइप ऑफ एनीमिया इज नोन एज नॉर्मो दिस इज हेमरेजिक पहले वो लिखना हुआ है नॉर्मोसाइटिक लिख दिया अभी इसको रखो फोकस में हेमरेजिक एनीमिया लाइक एक्यूट हेमरेज मींस हाथ कट गया ब्लीडिंग हो गया दिस इज एन एक्यूट हेमरेज इंजरी हो गया एक्सीडेंट हो गया ब्लीडिंग हो रही है दिस इज एन acute hemorrhage so acute hemorrhage like accident person is suffering with hemophilia and due to any accident hemophilia के पेशेंट पर कट लग गया ब्लीडिंग हो रही है that is also acute hemorrhage and loss of RBC or reduction in the total RBC and second one is chronic means hemorrhage बोला था मैंने hemorrhoids is not an acute hemorrhage it's a chronic hemorrhage थोड़ा थोड़ा ब्लड यूरिन स्टूल के साथ निकलता रहता है पता ही नहीं चलता है स्टूल का कलर चेंज हो जाता है निकल रहा है और इंटरनल हेमरेज जीटी में होना chronic so कोई भी पेप्टिक अल्सर या कोई भी लाइक पाइल्स लिखा है hemorrhoids लिखा है due to the continuous loss of blood that is ulcer or piles a lot of iron is lost from body so synthesis of hemoglobin is affected दो टाइप का यहाँ पे कंडीशन लिखा है एक लिखा है एक्यूट हेमरेज और एक लिखा है क्रॉनिक हेमरेज एक्यूट मींस इंजरी हुआ ब्लड लॉस हुआ दैट इज एक्यूट हेमरेज क्रॉनिक मींस जो लॉन्ग टाइम से चल रहा है और वो जब तक डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक चलता रहेगा वो क्या होगा क्रॉनिक हेमरेज बिल्कुल ऑनलाइन वालों के लिए भी रहेगा बिल्कुल डोंट वरी ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं हमें कैसे दोगे सर डोंट वरी आपको फोन पे कर देंगे सो जब आप लोग हमारा जो सेलिब्रेशन होता है नॉट सीट सेलेक्टेड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर टू नर्सिंग ऑफिसर्स प्रोग्राम में तब बिल्कुल आप लोगों को भी हम आपको सेलिब्रेशन के साथ पूरा सब कुछ देंगे आपका पेंडिंग जो भी रहेगा आप लिख के रखना इतनी बार मेरे थे इतने हो गए सर यस ऑनलाइन वाले क्लियर है लिख लिया
So this is the first type of anemia which is come under the etiological classifications, hemorrhagic anemia or the loss of blood related anemia. We'll discuss about the remaining points of this hemorrhagic anemia as well as the remaining type of anemia in next class tomorrow. कल सभी पढ़ के आएंगे. Thank you. ये लिख लिया?